अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो ब्रेन्स। आई एम राफे खान और हम आपको पढ़ा रहे हैं रोज की तरह बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसको समझने के लिए कभी भी रट्टा लगाकर बायोलॉजी को नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए मेरा मानना यही है कि आप सबको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बायोलॉजी को समझने की कोशिश करें। एक लेक्चर को 1 से 2 दफा जरूर सुने और उसके बाद सेल्फ स्टडी करें, बुक से उस चीजों को पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें। तो कौन ऐसा है जो नहीं कर सकता? आप ही हैं वो शख्स जो कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का लेक्चर है साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस बतौर बाहमी ताउन मीन्स साइंस जो है वो अकेली कुछ भी नहीं है। जब तक डिफरेंट फील्ड्स आपस में मिल के काम ना करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी इसका मतलब ये है कि साइंस के किसी टॉपिक पे हमें रिसर्च करने के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स को कोलैबोरेट करना पड़ता है, इंटर रिलेट होती हैं, सब मिल के काम करते हैं, तभी आप किसी ना किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। अभी हमने जो अपना पिछला प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, मैं उसका जो है वो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पेस्ट कर दूंगा। वहां से आप हमारा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं जो कि हमने पढ़ा था रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। उसमें बायोलॉजी का डिफरेंट साइंसेस के साथ रिलेशन बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड के ब्रॉड हम साइंस की बात करेंगे कि उस अगर हम किसी साइंस के टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी फील्ड्स को मिलाना पड़ता है, उसके लिए एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप क्रिकेट, तो आपको तकरीबन सबको ही शौक होगा क्रिकेट देखने का, आप सारे फैंस होंगे क्रिकेट के। अब क्रिकेट की टीम के बारे में बात करें तो उसमें कोई बैट्समैन है, कोई फील्डर है, कोई बॉलर है, कोई कीपर है। इस तरह करके आपकी क्रिकेट की एक टीम बनती है। जब वो पूरी टीम मिलके खेलती है, मेहनत करती है, अपनी अपनी फील्ड्स जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, काम करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो तब आप एक मैच जीत सकते हैं। इसी तरह साइंस के किसी भी टॉपिक पे काम करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझे कि जस्ट बायोलॉजिस्ट मिल के काम कर लेंगे, फिजिक्स मिल के काम कर लेंगे, केमिस्ट मिल के काम कर लेंगे। आपको मुख्तलिफ फील्ड से लोगों की खिदमत लेनी पड़ती हैं, उनकी एक टीम बनानी पड़ती है, तब काम होता है। इसकी पहली एग्जाम्पल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के जिस्म में पाई जाने वाली हर जीन्स के बारे में स्टडी की गई कि इंसान के जिस्म में कितनी जीन्स पाई जाती हैं, कौन सी जीन पे कौन से ट्राइट पाए जाते हैं, कौन सी जीन्स किस फिनोटाइप को, किस करैक्टर को डिस्क्राइब करती है, कौन सी जीन किस बीमारी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये इसलिए जरूरी था कि हम इंसान में पाई जाने वाली हर जीन, उसका काम, उसकी डिस्क्रिप्शन को जान सकें और पैदा होने वाली जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पता लगा सकें कि ये बीमारी कौन सी जीन में कौन सी तब्दीली की वजह से आती है। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2003 में, 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करने के लिए साइंस के मुख्तलिफ फील्ड्स ने कोलैबोरेट किया, आपस में वर्क किया और ये प्रोजेक्ट 2003 में ऐसे मुकम्मल हुआ। इट इन्वॉल्व रिसर्चेस फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स। अभी मैंने कुछ वर्ड बोले हैं लाइक ट्रेड्स, लाइक जीनोटाइप, लाइक फिनोटाइप। ये सब बायोलॉजी की कुछ टर्म्स हैं जो कि आप आगे डिफरेंट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में सुनेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। हर चीज जो मैं बोलता हूँ आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, इसलिए कहता हूँ अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप फ्रीली कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मैं कोई ऐसी बायोलॉजिकल टर्म बोलता हूँ जिसकी आपको समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज रिसर्च। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्लाइमेट चेंज क्या है, जिसमें माहौल में पैदा होने वाली नेगेटिव चेंजेस के बारे में रिसर्च की जाती है। वो नेगेटिव चेंजेस कुछ भी हो सकती हैं। जब क्लाइमेट चेंज रिसर्च की जाती है तो हमें मुख्तलिफ फील्ड से कोलैबोरेट करना पड़ता है। कुछ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ इकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ जियोलॉजिस्ट होते हैं। ये सब मिलकर जब काम करते हैं तो एनवायरमेंटल चेंज रिसर्च पॉसिबल होती है। इकोलॉजिस्ट बताते हैं कौन सा जानदार कौन सी जगह पर पाया जाता है और मौसम में या एनवायरमेंट में तब्दीली की वजह से उस पर क्या असर हो रहा है, उसके उस जगह से खत्म होने से या तादाद बढ़ने से उस जगह पर क्या असर होगा। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बताते हैं एनवायरमेंट में पोल्यूशन
अब बढ़ रही है, अब कम हो रही है, किस वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है, टेम्परेचर चेंजेस क्या हैं, टेम्परेचर चेंज होने से ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, सैलाब क्यों ज्यादा आ रहे हैं, आंधी तूफान क्यों आ रहे हैं, जमीन का टेम्परेचर किस वजह से बढ़ रहा है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट डिसिप्लिन। तो इसके अंदर हमें एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चाहिए, इकोलॉजिस्ट चाहिए, बायोलॉजिस्ट चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए और सोशियोलॉजी चाहिए। तो सब जब ये फील्ड्स मिलकर काम करती हैं तो हम रिसर्च कर सकते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस पे। मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के अंदर भी ये भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन आपस में मिलकर काम करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, अगर आप किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लाइक अगर आप कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए उस पर रिसर्च करने के लिए। ऑन्कोलॉजिस्ट वो शख्स होता है या वो साइंटिस्ट है जो स्पेसिफिकली कैंसर पे रिसर्च करता है। आपको बायोलॉजिस्ट चाहिए, बायोकेमिस्ट चाहिए, जेनेटिक साइंटिस्ट चाहिए, फार्माकोलॉजिस्ट चाहिए। ये सब मिलकर उस पर रिसर्च करेंगे कि कैंसर सेल से कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, कैंसर्स क्या जेनेटिकली ट्रांसमिट भी हो सकता है या जीन्स में क्या तब्दीली आती है कैंसर सेल्स के। फिर हमें फार्माकोलॉजिस्ट चाहिए जो कि कैंसर के लिए मेडिसिन को डिजाइन करेंगे, बॉडी पे उनके इफेक्ट्स को देखेंगे या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर को डिजाइन करेंगे। आपने कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट सुने होंगे जिसके अंदर कीमोथेरेपी का नाम आपने काफी सुना होगा कैंसर ट्रीटमेंट में कि कीमोथेरेपी की जाती है। तो हमें उसके लिए बायोकेमिस्ट चाहिए जो कीमोथेरेपी करेंगे और उसका इफेक्ट बॉडी पे टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई। आजकल एआई का नाम तो आप बहुत सुन रहे होंगे, हर जगह एआई टूल्स आजकल जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसके अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटर साइंस, लाइक इंजीनियर्स, लाइक बायोलॉजिस्ट, लाइक साइकोलॉजिस्ट, ये सब फील्ड्स मिलकर काम करती हैं। तो वो डिफरेंट एआई टूल्स बना सकती हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स बना सकती हैं। आपने सुना होगा आजकल ऑपरेशंस रिपोर्ट्स के जरिए हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिपोर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, आजकल कई अस्पतालों में ऑपरेशंस जो हैं वो रिपोर्ट के जरिए किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो तभी कर सकता है जब उसको बायोलॉजी के बारे में पता होगा। रिपोर्ट्स के अंदर आपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किए होंगे बायोलॉजी के बारे में। ऑब्वियसली वो तभी कर सकता है जब कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसको बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ाएंगे, उसको सर्जरी के बारे में बताएंगे, जब उसमें आप ऐसे सॉफ्टवेयर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने देखा होगा कि जब तक आप उसको साइकोलॉजी के जरिए ह्यूमन इमोशंस नहीं समझाएंगे तो वो आपसे कैसे बात करेगा। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझ रहा है। ये करने के लिए आपको मुख्तलिफ फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी। Space exploration. Organization like NASA and International Space Station ISSA involve science from various fields. अब नासा आप जानते हैं कि अमेरिका का बहुत बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर है। इसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जब भी आप स्पेस के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ फील्ड से रिसर्च जो है वो कोलैबोरेट करनी पड़ेगी, लाइक एस्ट्रोफिज़िक्स, प्लानिटरी साइंसेस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब साइंटिस्ट इसमें एस्ट्रोफिज़िक्स, प्लानिटरी साइंसेस के हमारे सूरज, चाँद, सितारे, गैलेक्सीज कैसी हैं, प्लैनेट्स में किस में ऑक्सीजन है, किस में ज़िंदगी है, किस में पानी है, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, मेडिसिन। मेडिसिन इसलिए कि जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं स्पेस में, उन्होंने फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने वहीं रहना होता है। उनको ज़ाहिर है वो बीमार भी हो सकते हैं, कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। जब साइंटिस्ट इन फील्ड्स की कोलैबोरेशन करते हैं तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंप्लीट होती है और इस तरह साइंटिस्ट कायनात को जानने के काबिल बनते हैं। तो हमारा ये था आज का लेक्चर। हमारे चैनल बायो ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।